हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था जैव विविधता और संरक्षण। इस टॉपिक में जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने जैव विविधता का परिचय पढ़ा, जैव विविधता के तीनों प्रकार पढ़े, फिर भारत और पृथ्वी पर कितनी विविधताएं हैं, IUCN जो संस्थान थी उसने कौन से डाटा बताए थे, फिर रोबोट मेगा डाटा पढ़ा। आज हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जैव विविधता और संरक्षण को। और आज की क्लास में हम 3-4 बिंदु पढ़ेंगे मेन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जैव विविधता के प्रतिरूप कौन कौन से हैं, पैटर्न। फिर दूसरी हम पढ़ेंगे इसमें जाति क्षेत्र संबंध, और तीसरा पढ़ेंगे स्थायी समुदाय, और चौथा पढ़ेंगे रिवेट पॉपर परिकल्पना। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें 4 बिंदु रहेंगे हमारे, जिसमें हम सबसे पहले बात करें तो वो आता है जैव विविधता के प्रतिरूप। ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट को, इजी है। जैव विविधता के प्रतिरूप, इसको आप पैटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जैव विविधता के प्रतिरूप कौन कौन से हैं, आपको एक बार क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, हाँ, जैव विविधता के प्रतिरूप की बात करें तो मैं आपको एक नॉर्मली इससे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो बता देता हूं कि यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वहां पर जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक मिलती है, ऐसा क्यों? ठीक है, वही मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसी की हम मेन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो देखिए, ये आपके सामने हो गई पृथ्वी। ये क्या है? एक पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी के बीच में आप एक लाइन खींचते हो, ये लाइन मैंने खींची, ये जो लाइन है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बीच में एक लाइन खींची आपने, मैं वो बता रहा हूँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो एक पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बीच में एक आपने लाइन खींची, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है भू, बीच में खींची, इस वजह से लिख लिया मध्य, और क्या खींची आपने? रेखा, तो इसका नाम क्या हो गया? भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश में होती है। ठीक है, फिर बात करें तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर की बात करें तो यहाँ पर एक ध्रुव होता है जिसको कहते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और नीचे की ओर होता है दक्षिणी ध्रुव जिसको साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। अब हम बात करें तो इस भूमध्य रेखा से यानी 0 डिग्री से आप उत्तरी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री पर जाते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक रेखा मिलती है 23.5 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव के अंदर, उसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा मिलती है? कर्क रेखा। और उसी प्रकार से आप इस भूमध्य रेखा के दक्षिण ध्रुव की ओर गति करते हैं तो यहाँ पर 0 डिग्री के बाद में 23 डिग्री आएगा यहाँ पर भी, तो 23 डिग्री यहाँ पर मिलती है मकर रेखा। मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर कौन सी रेखा? कर्क रेखा, और दक्षिण ध्रुव की ओर कौन सी रेखा? मकर रेखा मिलती है। ठीक है, तो हम बात करें कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? तो ये जो भूमध्य रेखा है इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव में भी मिलते हैं और दक्षिणी ध्रुव में भी, दोनों साइड में। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इनका नाम क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ 23.5 डिग्री के ऊपर यहाँ पर मिल जाता है आपके शीतोष्ण क्षेत्र। क्या मिल जाते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र, दोनों साइड में होंगे। ठीक है ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ ये जो क्षेत्र है इसको तो कहेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और यहाँ पर जो क्षेत्र है उनको कहेंगे शीतोष्ण क्षेत्र। हमारा यहाँ से एक प्रश्न बनता है जैव विविधता का कि ये जो क्षेत्र है कौन से क्षेत्र? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इनके अंदर जैव विविधता इन क्षेत्रों की अपेक्षा, कौन से क्षेत्र? शीतोष्ण क्षेत्र, इनकी तुलना में इन क्षेत्रों के अंदर जैव विविधता अधिक होती है, ऐसा क्यों? यही बात आपको मैं समझाऊंगा। तो देखिए, हमारा मेन प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में अधिक मिलती है, इसका क्या कारण है? ठीक है, ये भले आपको याद होवे न होवे कोई मैटर नहीं करता है, ये तो मैंने आपको बेसिक बात बता दी ताकि आपको पता चल जाए कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ है और शीतोष्ण क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, अब जैव विविधता इन क्षेत्रों के अंदर ज्यादा है, इन क्षेत्रों के अंदर कम है। इसके 3 कारण है मेन। कितने कारण दे रखे हैं एनसीईआरटी ने? 3 कारण, क्योंकि हम एनसीईआरटी की पेज बाय पेज सीरीज शुरू कर रहे हैं तो वो शुरू की है और उसी सीरीज में हम एनसीईआरटी की बातें करते हैं। तो इसके 3 कारण है। कौन कौन से 3 कारण है मैं एक बार रफ कर दूंगा।
फिर आपको एक एक बता देता हूं, ठीक है। देखिए, 3 मुख्य कारण है। इन्हीं 3 कारणों की वजह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक मिलती है। पहला कारण आता है इसमें जाति उद्भवन समय। जाति उद्भवन समय मतलब नई जाति के विकास के लिए अधिक समय मिल जाता है। कोई भी नई स्पीसीज है ना, नई जाति के विकास के लिए अधिक समय मिलता है, अधिक समय मिल जाता है। पहला कारण तो ये है कि यहाँ का जाति उद्भवन समय है, इसका मतलब नई जाति का जो विकास हो रहा है उसके लिए अधिक टाइम पीरियड मिल जाता है इनको, ठीक है, किन क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। दूसरा कारण है इसका मुख्य कि भूमध्य रेखा है, वहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, ठीक है, सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर है, तो वहां पर जो सूर्य की किरणें मिलेगी मतलब सौर ऊर्जा, इसकी वजह से उन पौधे, जो वहां पौधे होंगे क्षेत्र, उन क्षेत्र के अंदर जो पौधे मिलेंगे उनकी उत्पादकता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर सौर विकिरण यानी सूर्य की जो सौर विकिरण है, सूर्य क्योंकि यहाँ पर सीधा चमकता है, तो सूर्य की जो सौर विकिरण है वो यहाँ इन क्षेत्रों के अंदर अधिक पड़ती है। इन क्षेत्रों के अंदर अधिक सौर विकिरण पड़ने के कारण यहाँ की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी अधिक होती है। उत्पादकता क्या होती है, तो आपको मैंने पहले बता दिया था, कार्बनिक यौगिक के निर्माण की जो दर होती है उसको उत्पादकता कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तीसरी बात करें हम, आप बताएंगे कि इसकी इकाई कौन सी होती है और इसके प्रकार कौन कौन से, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। दूसरी बात करें हम तो 2 कारण तो हो गए। पहला तो जाति उद्भवन समय, जाति उद्भवन समय मतलब नई जाति के विकास के लिए अधिक टाइम मिल जाएगा। दूसरा कारण आता है मेन यहाँ पर सौर विकिरण सीधी पड़ती है। तीसरा कारण होता है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां का जो वातावरण है वो अनुकूल होता है, अनुकूल वातावरण होता है। इन्हीं 3 कारणों की वजह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक मिलती है, ठीक है। ये आपके 3 मुख्य कारण हो गए, एक बार यहां तक नोट कीजिए। फिर हम नया इसके अंदर बिंदु शुरू कर रहे हैं, वो है जातीय क्षेत्र संबंध। वो क्या होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। क्लियर दिखाई दे रहा है? देखिए, आगे हम बात कर रहे हैं, नया बिंदु लेते हैं जातीय क्षेत्र संबंध, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इंग्लिश, ठीक है। देखिए, मैंने देखो आप थ्योरेटिकल है, इसमें थोड़ी ज्यादा है, वो याद करनी पड़ेगी। दूसरा टॉपिक आता है जाति क्षेत्र संबंध, जाति क्षेत्र संबंध। ये क्या होता है इसको ध्यान से सुनिए। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अगर आप जाति और क्षेत्र के बीच में, स्पीसीज और एरिया के बीच में अगर एक ग्राफ बनाते हो तो जो ग्राफ आता है वो आयताकार अति परवलय होता है, उसी की बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे ये मान लीजिए मैं आपके सामने ये ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। ये इस साइड में मैंने ली जाति यानी स्पीसीज और इस साइड में मैंने लिया क्षेत्र यानी एरिया, ठीक है। अब आप जाति और क्षेत्र के बीच में जब ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ आपके सामने कैसा आता है, आयताकार अति परवलय, इस प्रकार से। ये जो आयताकार है, आयताकार अति परवलय। जाति क्षेत्र संबंध यही बताता आपको कि जाति के और क्षेत्र के बीच में आप अगर ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ आपके सामने आयताकार अति परवलय प्राप्त होता है। यहां पर आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, S बराबर सी ए जेड, ठीक है। S बराबर सी ए क्या हो गई, जेड। ये इक्वेशन याद रखना है, जो जेड है ये जेड ढाल है इसकी, ठीक है, ढाल है। जेड का मान जितना ज्यादा होगा ग्राफ उतना ही सीधा चलेगा, ठीक है। अब यहां पर अगर आप लॉग लेते हो इसका, जैसे मैं लॉग लूं तो लॉग क्या आएगा, लॉग S बराबर लॉग C प्लस जेड लॉग ए आएगा, ठीक है। यह है आपके सामने जाति क्षेत्र संबंध। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जेड है ढाल, ये किसके समानुपाती है, जाति विविधता के। इसका मतलब जेड जो ढाल है ये किसके समानुपाती है, जाति विविधता के, स्पीसीज डाइवर्सिटी के। इसका मतलब जेड का मान जितना बढ़ेगा, जेड का मान जितना अधिक होगा
उस ग्राफ की ढाल भी उतनी सीधी होगी, ग्राफ ऐसे चलता जाएगा आगे, ठीक है। इसका मतलब जेड, ये जो ढाल है ये किसके समानुपाती है, इस जाति विविधता के। जैसे जैसे जेड का मान, देखो समानुपाती के अंदर एक सिस्टम होता है कि जैसे जैसे जेड का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जाति क्षेत्र भी बढ़ेगा, जाति विविधता की जाति के अंदर जो विविधता है वो भी बढ़ेगी। और अगर जेड का मान कम होगा तो जाति विविधता का मान भी क्या होगा, कम होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जाति क्षेत्र संबंध क्या है कि जाति और क्षेत्र के बीच में अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ आयताकार अति परवलय आपके सामने आएगा। यहाँ पर एक इक्वेशन याद रखनी है कि S बराबर सी ए जेड होता है। जेड यहाँ पर क्या है, ढाल है, ठीक है। और अगर आप इसका लॉग लेते हो तो लॉग आता है लॉग S बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। लॉग लेने वाला आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो S क्या है तो S जाति है, A क्या है तो A क्षेत्र है। यहाँ पर एक शब्द है सी का मतलब है अंतखंड, ये एक मैथमेटिक वैल्यू है, ठीक है ना, याद रख लेना, अंतखंड होता है सी का मतलब। जेड किसके समानुपाती है, जाति विविधता के। इसका मतलब जेड का मान बढ़ेगा जाति विविधता भी बढ़ेगी, और जेड का मान कम होगा जाति विविधता भी क्या होगी, कम होगी। फिर आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि अगर कोई क्षेत्र छोटे हैं, अगर कोई एरिया छोटा है तो वहां पर जेड का मान कितना होगा, अगर कोई एरिया बड़ा है तो वहां पर जेड का मान कितना होगा। और एक तीसरा पॉइंट याद रखना है एनसीईआरटी का कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है तो वहां पर जैव विविधता का मान, जेड का मान कितना होगा, ठीक है। तो अगर कोई छोटा क्षेत्र है, देखो छोटे क्षेत्र है तो वहां पर जेड का जो मान होता है वो होता है 0.1 से लगाकर 0.2, ये जेड का मान है। अगर कोई क्षेत्र बड़ा है, बड़े क्षेत्र के अंदर जेड का मान होता है भाई 0.6 से 1.2 तक, ठीक है। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ध्यान रखना ये वाली बात, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तो यहां पर जेड का मान होता है 1.15। ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। ये आपके सामने जाति क्षेत्र संबंध हो गया, ठीक है। जाति के और क्षेत्र के बीच में अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ आपके सामने आयताकार अति परवलय प्राप्त होता है। यहाँ पर एक इक्वेशन याद रखना, S बराबर सी ए जेड होता है, जेड ढाल होती है, S जाति होती है, C अंतखंड होता है और A यानी क्षेत्र होता है। लॉग लिया आपने तो लॉग S बराबर लॉग C प्लस जेड लॉग A आएगा। इसका मतलब जेड किसके समानुपाती हो गया, जाति विविधता के। जेड का मान बढ़ा तो जाति विविधता भी बढ़ेगी, जेड का मान कम होगा तो जाति विविधता भी क्या होगी, कम होगी। फिर 3 पॉइंट याद रखने कि कोई क्षेत्र छोटा है तो वहां पर जेड का मान कितना होगा 0.1 से 0.2 के बीच में, और अगर कोई क्षेत्र बड़ा है तो वहां पर जेड का मान कितना होगा 0.6 से 1.2, और उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पर जेड का मान कितना होता है 1.15 होता है। क्लियर है यहाँ तक। ये 2 बिंदु हमने पढ़ा, पहला हमने पढ़ा जाति विविधता के प्रतिरूप और दूसरा पढ़ा हमने ये जाति क्षेत्र संबंध। अब तीसरा बिंदु बात कर लेते हैं, स्थायी समुदाय किसे कहेंगे, आप लिख लो एक बार यहां तक। देखिए तीसरा बिंदु है स्थायी समुदाय किसे कहते हैं, स्टेबल कम्युनिटी आप किसे कहेंगे। ये भी एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दे रखा है कि एक स्थायी समुदाय है यानी स्टेबल कम्युनिटी है, वो आप किस आधार पर कहते हो कि ये समुदाय स्थायी है, कैसे कहते हो, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट बिंदु है स्थायी समुदाय, स्थायी समुदाय इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टेबल कम्युनिटी, ठीक है, स्टेबल कम्युनिटी। अब देखिए एक स्टेबल कम्युनिटी आप किसे कहेंगे, तो मैं आपके सामने 3 लक्षण बताता हूं। अगर ये 3 लक्षण किसी क्षेत्र समुदाय के अंदर है, इसका मतलब वो समुदाय क्या है, एक स्थायी है, स्टेबल कम्युनिटी है। अब कौन कौन से 3 लक्षण होने चाहिए उस समुदाय के अंदर, तो देखिए सबसे पहला एक लक्षण है आपके सामने, पहला जो लक्षण है, 3 लक्षण बता रहा हूं मैं आपको, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला लक्षण है कि इन क्षेत्रों के अंदर मतलब जो समुदाय है उनकी उत्पादकता ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरा है कि उसके अंदर वर्ष दर विभिन्नता ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
दूसरा कारण आता है कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गई, तो उनके प्रति वो प्रतिरोधी होने चाहिए, सहन करने वाले होने चाहिए। तीसरा है कि कोई एलियन स्पीसीज आ गई है, यानी विदेशी जाति आ गई है, उनका आक्रमण हो गया है, तो वो उनके प्रति भी क्या होने चाहिए, प्रतिरोधी। अगर ये तीनों लक्षण है तो उस समुदाय को आप स्थायी समुदाय कह सकते हैं, स्टेबल कम्युनिटी कह सकते हैं। देखिए, पहला लक्षण है कि इन क्षेत्रों की या इन जो समुदाय स्थायी है उनकी उत्पादकता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और वर्ष दर वर्ष उनके अंदर क्या नहीं आनी चाहिए, विभिन्नताएं नहीं आनी चाहिए, विभिन्नताएं नहीं आनी चाहिए, नहीं हो। पहला लक्षण ये हो, ठीक है। दूसरा होना चाहिए कि कोई प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आ गई है, प्राकृतिक हो सकता है या कृत्रिम हो सकता है, प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा है आ गई, तो इनके प्रति क्या होने चाहिए, प्रतिरोधी होने चाहिए, प्रतिरोधी होने चाहिए। तीसरा है कि विदेशी जाति आ गई है, एलियन स्पीसीज, विदेशी जाति का आक्रमण हो गया। जैसे अभी हम पढ़ेंगे आगे जैव विविधता की क्षति के कारण में हम पढ़ेंगे कि विदेशी जातियों का आक्रमण है, जैसे नाइल पर्च है, ठीक है, लेंटाना है, अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस है, पार्थेनियम है, वाटर हाइसिंथ है, ये सारी की सारी क्या है, विदेशी जातियां हैं। तो विदेशी जातियां आ रही हैं तो वो जो मूल जाति है वो उनके प्रति क्या होनी चाहिए, प्रतिरोधी होनी चाहिए, उनको सहन करने वाली होनी चाहिए। तो विदेशी जातियों के प्रति प्रतिरोधी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, प्रतिरोधी। अगर किसी समुदाय के अंदर ये तीनों लक्षण है तो आप उसको कह सकते हो कि एक स्थायी समुदाय है, स्टेबल कम्युनिटी है, ठीक है। तो ये स्थायी समुदाय के 3 लक्षण यहां पर नोट कीजिए आप। चले आगे। अब देखिए, लास्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है, रिवेट पॉपर परिकल्पना, ठीक है। रिवेट पॉपर परिकल्पना आपको क्या कहती है, किसने दी, मेन चीज आपको याद रखनी है, पॉल एहरलिच वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने रिवेट पॉपर परिकल्पना प्रस्तुत की। इन्होंने एक एग्जांपल लिया था, किसका, एरोप्लेन का, रिवेट पॉपर परिकल्पना किसने दी, पॉल एहरलिच ने, ठीक है। पहला बिंदु, रिवेट पॉपर परिकल्पना में पॉल एहरलिच ने एक एग्जांपल लिया किसका, एरोप्लेन का। ध्यान से सुन लीजिए, एरोप्लेन का, एरोप्लेन का एग्जांपल लिया। इन्होंने कहा कि जो एरोप्लेन है वो एरोप्लेन आपस में हजारों रिवेट होते हैं ना, उन रिवेटों से मिलकर बनता है। ध्यान से सुनिए कि एक एरोप्लेन है, रिवेट का मतलब आप समझ सकते हो कि एरोप्लेन के कोई भाग हो सकते हैं, टुकड़े हो सकते हैं जिनको आपस में जोड़कर बनाया जाता है। तो एक एरोप्लेन है वो बहुत सारे रिवेटों से मिलकर बनता है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर एरोप्लेन का मतलब किससे लिया है, इकोसिस्टम से, याद रखना, इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम का मतलब पारितंत्र, किससे लिया है, पारितंत्र से। तो एरोप्लेन को क्या माना है, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, और रिवेट को क्या माना है, स्पीसीज यानी जाति माना है। क्या माना है, जाति। तो इन्होंने क्या बात बताई कि जो एक एरोप्लेन है वो आपस में हजारों, जब रिवेट आपस में मिलते हैं तो एक एरोप्लेन का निर्माण होता है, ठीक है। अब उसके अंदर जो यात्री हैं, सफर कर रहे हैं, वो जब उतरते हैं तो उनके साथ साथ, उतरने के साथ साथ वो हर व्यक्ति अगर एक एक रिवेट को खोलकर लेके जाए, ठीक है, तो खोलकर लेके जाएगा तो प्रारंभ में, शुरुआत में तो उस एरोप्लेन को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि एरोप्लेन बहुत खतरनाक स्थिति पहुंच जाएगा, फिर आप उसको उड़ा नहीं सकते हो। समझा? इसका मतलब क्या हुआ कि एक एरोप्लेन किससे मिलकर बनता है, रिवेट से। मतलब एक इकोसिस्टम किससे मिलकर बनता है, जाति से। आप रिवेट को हटा रहे हो तो किसको नुकसान हो रहा है, एरोप्लेन को। आप उससे जाति हटा रहे हो तो किसको नुकसान होगा, पारितंत्र को। कि एक एरोप्लेन हजारों रिवेटों से मिलकर तो बना है, लेकिन उसमें सफर करने वाले व्यक्ति, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ साथ एक एक रिवेट को लेकर चला जाए
तो एरोप्लेन में शुरुआत में तो क्या होगा, कम नुकसान, लेकिन एक अवस्था कितनी खतरनाक आ जाएगी कि ये फिर उड़ नहीं सकता है। उसी प्रकार से एक इकोसिस्टम हजारों जातियों से मिलकर बनता है, ठीक है, और उनमें से आप एक एक जाति धीरे धीरे हटा रहे हो, तो प्रारंभ में तो इस इकोसिस्टम के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सारी जाति आपने हटा दी या बहुत ज्यादा जाति हटा दी तो इसकी स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि अब कुछ काम का नहीं रह सकता है। इसे ही कहते हैं रिवेट पॉपर परिकल्पना। क्या कहते हैं, रिवेट पॉपर परिकल्पना। ध्यान से सुनिए, आज हमने 4 बिंदु पढ़े हैं। पहला पढ़ा है जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता के प्रतिरूप पैटर्न पढ़े। दूसरा हमने पढ़ा जाति क्षेत्र संबंध। ध्यान से सुन लीजिए, मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहूंगा इनको, जाति क्षेत्र संबंध। तीसरा हमने पढ़ा इसके अंदर स्थायी समुदाय किसे कहेंगे आप, स्टेबल कम्युनिटी। और चौथा अभी आपके सामने है रिवेट पॉपर परिकल्पना, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, जैव विविधता प्रतिरूप यानी पैटर्न के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। इसके 3 मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण था कि यहाँ पर जो जाति उद्भवन समय है, मतलब नई जातियों के विकास के लिए अधिक समय मिल जाता है। दूसरा, इन क्षेत्रों के ऊपर जो सौर विकिरण है वो सीधी पड़ती है, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी इन क्षेत्रों की ज्यादा होगी, उत्पादकता ज्यादा होगी। तीसरा कारण है कि यहाँ का वातावरण क्या होता है, अनुकूल। ये 3 कारण है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक मिलने के, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा जाति क्षेत्र संबंध कि स्पीसीज और एरिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो अगर जाति और क्षेत्र के बीच में आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ आयताकार अति परवलय प्राप्त होता है आपके सामने। उसमें एक इक्वेशन आई थी S बराबर CA/Z। Z क्या है, ढाल है, S क्या है, जाति है, A क्या है, क्षेत्र है, C क्या है, C एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, अंतःखंड, ठीक है। लॉग लिया आपने, लॉग S बराबर लॉग C, Z लॉग A। कैसा आया, तो आप अच्छी तरह से फिजिक्स में मैथ्स में पढ़ते हो लॉग कैसे लेते हैं, आराम से लेके बता देना, कर लेना। क्या निकला आपके सामने कि Z किसके समानुपाती है, जाति विविधता के। इसका मतलब Z का मान बढ़ा तो जाति विविधता बढ़ी, Z का मान कम हुआ तो जाति विविधता कम हुई। छोटे क्षेत्र है, छोटे क्षेत्रों के अंदर Z का मान कम होता है, 0.1 से 0.2 के बीच में। कोई क्षेत्र बड़ा है तो वहां पर Z का मान ज्यादा होगा, 0.6 से 1.2 तक रह सकता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पर जैव विविधता का मान 1.15 के आसपास रहता है, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा स्थायी समुदाय। एक स्टेबल कम्युनिटी आप किसे कहेंगे, जिसके अंदर 3 लक्षण होने चाहिए। पहला लक्षण कौन सा, जहां की उत्पादकता ज्यादा हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, वर्ष दर वर्ष उसके अंदर विभिन्नताएं नहीं हो। दूसरी, कोई प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा हो गई, जैसे जंगल है, कोई बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, या कोई भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गई, ठीक है, तो उनके प्रति वो प्रतिरोधी होने चाहिए, सहन करने वाले होने चाहिए। तीसरा, कोई एलियन स्पीसीज आ गई, विदेशी जाति, तो विदेशी जाति के आक्रमण हो गया है तो उसके प्रति भी वो प्रतिरोधी होने चाहिए। चौथा आता है रिवेट पॉपर परिकल्पना, जो पॉल एहरलिख ने दी। इन्होंने एग्जाम्पल लिया था एरोप्लेन का। इन्होंने कहा कि एक एरोप्लेन है वो हजारों रिवेट है, उन रिवेटों से मिलकर बनता है। अगर उसमें यात्रा करने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक एक रिवेट को ले जाए तो प्रारंभ में तो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाएगी बहुत खतरनाक भयंकर, वो उड़ नहीं सकता है। इसका मतलब इन्होंने रिवेट को किसकी संज्ञा दी, जाति की, और एरोप्लेन को क्या माना है, इकोसिस्टम। जाति हटा रहे हो शुरुआत में तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा हटा दी तो ये इसकी स्थिति खराब हो जाएगी। ये रिवेट पॉपर परिकल्पना जो पॉल एहरलिख ने दी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे 3 मुख्य बिंदु। पहला पढ़ेंगे जाति जैव विविधता की क्षति के कारण जो 4 है। दूसरा, जैव विविधता का संरक्षण करें, तो पहला उसमें बिंदु आता है क्यों करें। तीसरा पढ़ेंगे जैव विविधता के संरक्षण की क्या क्या विधियां, इन सिटू और एक्स सिटू, बहिस्थानीय और स्वस्थानीय, ठीक है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।